Good morning, students. Today's our topic is levels of management. So this is the diagram of the levels of the management. You can see just it's a triangle diagram, and it's a first of all we will divide our managerial level in two parts. सबसे पहले हम दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। तो इसका मतलब मैनेजरियल लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनेज टू समवन और सम अदर पर्सन, कि कोई भी किसी को भी मैनेज करना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई और चीज़ हो, सबको मैनेज करना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके 3 M's को मैनेज करना। तो इसमें जो भी किसी और को मैनेज करता है वो मैनेजरियल लेवल पे आता है, और नॉन मैनेजरियल लेवल वो लेवल होता है जिसमें मतलब नीचे कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, उसके नीचे कोई भी नहीं होता, वो दूसरों के द्वारा मैनेज किया जाता है। सो नॉन मैनेजरियल लेवल कहलाते हैं। इसमें आते हैं हमारे वर्कर्स, जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं वो सारे नॉन मैनेजरियल लेवल पर आते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा इस मैनेजरियल लेवल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसके 4 सेगमेंट करेंगे। सबसे नीचे प्लेटफॉर्म एरिया, यानी कि जैसा कि हमने कह दिया इसमें वर्कर्स आते हैं जो किसी से मैनेज किए जाते हैं। सेकंड ऊपर चलते हैं हम लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि डायग्राम आगे आगे जाकर सिंक्रोनाइज होता चला जाता है, यानी कि छोटा होता चला जाता है। इसका मतलब ये होता है सबसे नीचे स्तर पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर मैनेज करने वाले उससे थोड़े होते हैं, उससे मैनेज करने वाले उससे और थोड़े होते हैं, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो कुछ ही लोगों का या कुछ ही इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है जो उस पूरी संस्था को मैनेज करता है। सो हम वन बाय वन इसको पढ़ते चले जाते हैं कि कौन कौन होता है। सबसे पहले हम करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि आपने इसमें डायग्राम में देखा हो कि कुछ फ्यू पीपल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके टॉप पर होते हैं। इसमें कौन कौन आता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, MD, GM जनरल मैनेजर और चेयरमैन आदि शब्दों से हम इनको पुकारते हैं। कौन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? जैसे कंपनी के कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, कुछ मिलकर कमेटीज भी हो सकती है, और इंडिविजुअल पर्सन्स भी होते हैं जो उसके लिए क्या क्या काम करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव की संस्था का गोल क्या है, क्योंकि हम जो काम करेंगे वो हमें डिसाइडेड करके देंगे कि संस्था का काम ये है, आपको ये करना है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, आप उनको MD मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स या चेयरमैन कहकर भी पुकारते हैं। वैसे इनका मतलब सबका सेम ही होता है, यानी कि ये कई कंपनियों में इसको एक चेन के रूप में भी डिराइव कर सकते हैं या कुछ अलग ये सेम एक ही पर्सन भी हो सकता है। फिर आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि आपने देखा है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल के नीचे आता है, यानी कि जो काम इस टॉप लेवल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि आगे करवाना है, उस चीज़ को कैसे, भाई मैंने तो मान लीजिए मैं कंपनी में ऑनर मैंने कह दिया कि मुझे कल तक ये काम पूरा चाहिए, या कल तक मुझे भाई 400 यूनिट्स इसकी कंप्लीट चाहिए, तो उस काम को वो आगे कौन करवाएगा, या उस काम को करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव तो मिल गया, लेकिन वो काम होगा कैसे, मैं किन व्यक्ति को कौन सा काम कैसे दूंगी। तो इस तरह से मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो उस टॉप लेवल द्वारा मैनेजमेंट द्वारा किए गए काम को आगे फिर से फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर। जैसे आपने कंपनी में देखा होगा परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, कैश मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो इस तरह से डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं जो कि उस संस्था से संबंधित कामों को अलग अलग पार्ट्स पर डिवाइडेड करके करते हैं। मान लीजिए परचेज मैनेजर है, उसका काम क्या है, कभी भी रॉ मटेरियल खत्म ना हो, जितना भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो वो सस्ते दामों पे भी उपलब्ध हो, और जितना आपको काम मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए उसकी कभी कमी ना पड़े। तो उनका काम डिफरेंट, और जो भी व्यक्ति परचेज के लिए उपयुक्त हो उसको उस फॉर्म में ले। तो कहीं भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इस तरह के ऑपरेशनल मैनेजमेंट आता है जिसमें वो काम को जो हायर लेवल पर यानी कि टॉप लेवल द्वारा डिसाइडेड किया हुआ होता है वो उसको आगे डिराइव करते हैं। अब इन्होंने काम दे दिया, इन्होंने सेट कर दिया, नेक्स्ट उसके आगे आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपके कौन लोग आपने देखा है ज़्यादा है, फोरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं। फोरमैन और सुपरवाइजर्स जो वर्कर्स को उनको और आगे, क्योंकि अब मैंने तो मिडिल लेवल पर सेट कर दिया कि ये काम मुझे ऐसे चाहिए, ये उसकी पॉलिसीज बना दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन ये डिसाइडेड फॉरमैन डिसाइडेड करेगा
कि भाई इतना इतना हम एक क्या करते हैं ग्रुप्स बना देते हैं कि इन वर्कर्स का 10 का ग्रुप है, 15 का ग्रुप है, ताकि एक इंसान उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके, ताकि वो काम क्या कर रहे हैं, मशीनों पे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उन सबको देख रेख कर सके और ये देख सके कि जो भी काम हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो वैसे ही हुआ है जैसे टॉप लेवल ने कहा था, जैसे मिडिल लेवल ने कहा था। अगर उसमें कोई भी कमी है या उसको डिफेक्टिव पीस है तो उसको अलग करना और फिर से उनको समझाना कि ये काम गलत हुआ है और उसको ठीक करो। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे फॉरमैन और हमारे सुपरवाइजर, जिनको आप सोच सकते हैं, इन नामों से हम पुकारते हैं। तो ये वो पूरा इस ग्रुप को, ये जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल है, इसको ही बोला जाता है मैनेजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और प्लेटफॉर्म एरिया पर हमारे वर्कर्स आते हैं, यानी नॉन मैनेजर लेवल, यानी कि जिनको आगे किसी को मैनेज नहीं करना है, उनको काम जो है, वर्क जितना है वो खुद ही करना होता है। तो ये आ गया आपका प्लेटफॉर्म एरिया। अब हम वन बाय वन इनके फंक्शंस को करेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं। सो हम आते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे आपने पढ़ लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, CEO हैं, चेयरमैन हैं, वो सभी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इनका काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि मुझे काम क्या करूँ। भाई पहले एक संस्था के पास निर्देश होता है, मैं 12th क्यों करूँ, मैं 11th क्यों करूँ, क्योंकि 12th में मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। मेरा अचीवमेंट क्या है, गोल, भाई मुझे 95 लेने हैं, 100% मार्क्स लेने हैं, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो एक संस्था क्यों शुरू हुई है, क्या करना है उसको, उसके लक्ष्य क्या है, वो सभी कौन निर्धारित करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि आपको बताता है कि आपको काम क्या करना है, किस और आगे बढ़ना है, दिशा निर्देश दिखाना। उसके बाद डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती है? ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारी गाइडलाइन का काम करती हैं, यानी कि हर वक्त हर समय हमारे संस्था के सबसे टॉप अधिकारी होते हैं, वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, लेकिन उनकी जो कही हुई बातें होती हैं या उनकी जो एक स्थिति विशेष में जो चीज़ें उन्होंने बताई हुई होती हैं, वो स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज़ होती हैं जो गाइडलाइंस का काम करती हैं हमारी। कि भाई आपको मान लीजिए आपने कह दिया कि नो क्रेडिट्स, तो क्रेडिट की पॉलिसीज़ नहीं है, क्रेडिट विल बी 33% ऑफ दिस, ये कि हमारी नीति ये होगी कि क्रेडिट का 33% है बस क्रेडिट में जाना चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो यानी कि गाइडलाइन बन गई कि हमें हमारे व्यवहार को निश्चित करेगी कि आगे हमें क्या क्या पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ जो ये फ्रेम कर देंगे कि ये पॉलिसीज़ ये है, इन पर आपको काम करना है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है इन्हीं पॉलिसीज़ पे काम करेगा, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। जैसे हम जर्नल कहते हैं कि मोनूमेंट है कोई हमारा बहुत अच्छा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, उसमें कहते हैं स्मोकिंग, नो स्मोकिंग प्लेस, तो उसमें अगर स्मोकिंग करता हुआ पाएगा तो 200 रुपये जुर्माना। इनका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों किया। हाँ, वो नियम बना दिए क्योंकि वो हमारे वेलफेयर के लिए, तो सरकार चार्ज करती है पैसे। इसी तरह से ये भी इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो और आगे मिडिल लेवल का और आपके लोअर लेवल का गाइडलाइंस का काम करें, यानी उनका मार्गदर्शन करें। फिर डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। अब तक ये तो कर दिया कि पॉलिसीज़ बना दी, लक्ष्य बना दिए। देखिए हमने 100% मार्क्स लेने हैं 12th में, लेकिन 12th में आपके सब्जेक्ट्स तो होते हैं कि आप अगर स्ट्रीम में साइंस में है तो साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंट्स में है तो आपका अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, आपका इकोनॉमिक्स है, फिर इंग्लिश और हिंदी है। ये क्या है? डिफरेंट 5, एक 12th को हमने क्या कर दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और ये सब कुछ 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हो। यानी कि क्या होगी? डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी, डिफरेंट एक्टिविटीज़, लेकिन गोल क्या है? एक 100% मार्क्स लेकर आना या 90 अबव मार्क्स लेकर आना। तो वो गोल्स के लिए हमने 5 एक्टिविटीज़ की। इसी तरह से जो भी लक्ष्य होगा, मान लो किसी भी चीज़ को मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, कार बनाती हूँ, लेकिन कार की सारी चीज़ें तो मैं खुद नहीं बनाती, तो कार के ऐसे हम कहते हैं कि कार बनानी है, तो कार बन जाएगी नहीं। हम उसको क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट्स में एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देंगे कि भाई कोई परचेज करेगा सामान, कोई असेंबलिंग का काम करेगा, कोई रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेगा, कोई सीट बनाएगा, कोई जोड़ेगा, कोई विंडस्क्रीन लगाएगा। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो डिटरमाइन कर देते हैं हम, और वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी फिर आगे जाके एक गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। इसी तरह जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, और एक गोल क्या है आपका? परसेंटेज अच्छी लाना।
तो ये सभी डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़ यानी कि निर्धारित करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किन एक्टिविटीज़ में किन स्तर पर काम करेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट बनेंगे और उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम होगा। तो ये सभी कौन डिसाइडेड करता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर असेंबलिंग रिसोर्सेज, मैंने एक्टिविटीज़ तो डिसाइडेड कर दी, मैंने ये तो डिसाइडेड कर दिया आप इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस से पढ़ेंगे, लेकिन अगर रिसोर्सेज का मतलब इसी तरह से आपको जो भी ज़रूरत हो संस्था में वो ज़रूरत का सामान आपका उपलब्ध कराया जाए। वो किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, आपको टॉप लेवल के द्वारा। यानी कि उसके लिए आपको जो इंग्लिश हिंदी मैथ अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ के जो टीचर काम कराएंगे वो क्या है, रिसोर्सेज मान लीजिए आप। क्लासरूम क्या है, रिसोर्सेज मान लीजिए। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड जैसे भी मैं करी हूँ क्या है, रिसोर्सेज मान लीजिए। तो यानी कि ये सारी संसाधन जो आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी है वो उपलब्ध कराना किसका काम है, उस स्कूल के मैनेजमेंट का काम है। तो सेम इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मशीनरी है, आपकी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, पैसा है, जो भी व्यक्ति हैं, तो वो सभी उपलब्ध कराना भी किसका काम है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। फिर कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंसेस। अब आपने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपको हमने पढ़ा भी दिया, लाइक एग्जाम्पल हम ले रहे थे स्कूल का, तो आपको हमने पढ़ा भी दिया, आपको अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह आपके गोल्स भी बता दिए, लेकिन लास्ट में अब आप पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो हम किसके थ्रू इवेलुएट करते हैं, आपके टेस्ट के थ्रू। यानी कि आपके कितने सारे टेस्ट, क्लास टेस्ट होते हैं और फिर मिड टर्म्स वगैरह भी होते हैं, जिससे हम डिसाइडेड करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस किस दिशा में जा रही है या आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। सेम इसी तरह से कंट्रोल कौन करता है, वर्क परफॉर्मेंस, जितने हमने आउटपुट्स इनपुट्स यूनिट को तैयार किया हुआ होता है वो किस स्तर की हैं, उनको पूरा के पूरा जांचना और उनकी वर्क परफॉर्मेंस देखना कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं, ये भी किसका काम होता है, टॉप लेवल का काम होता है। फिर है अप्रूविंग बजट्स। बजट्स सबसे मेन फंक्शन आपका यही है कि बजट्स को भी अप्रूव करना। भाई पता है मुझे कि इसमें इतना पैसा लगने वाला है, लेकिन उन बजट्स को, जैसे अब सरकार है, सरकार सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र पे इतना खर्च करना है, इतना खर्च करना है, या और आजकल तक करंट परिस्थिति है कोविड-19 जैसे चला हुआ है, तो आपने देखा होगा इसके लिए डिफरेंट बजट्स आए। अभी 5 दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 एडवाइजरीज, कितनी सारी चीज़ें घोषित की हैं, बजट हमारे रिफॉर्म्स किए हैं फाइनेंशियली, कि जिससे हम हमारी जो इकोनॉमिक है, एक जो देश की इकोनॉमी है वापस से कम बैक कर सके। सो वो क्या है, वो बजट अप्रूव किया उनके लिए कि ये कैसे काम करेगा। सेम इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक संस्था के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है बजट देता है कि हमारे बजट इतने 1000 करोड़ का है, आपको उसी बजट के अंदर रहते हुए अपना काम करना है, या जो भी सेंक्शन आगे हमें आगे और भी पैसे की जरूरत होती है तो वो अप्रूव करना बजट्स टाइमली, वो किसका काम होता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट।